फोर्स। हम इस शब्द का इस्तेमाल अपनी रोजाना जिंदगी में कई बार करते हैं। हम शायद ये नहीं जानते कि हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। दरवाजा खोलना, एक साइकिल की सवारी करना, एक ऑब्जेक्ट को उठाना, ये कुछ आम चीजें हैं जो हम आम तौर पर करते हैं और इन सभी चीजों को करने के लिए फोर्स की जरूरत होती है। फोर्स क्या है? एक बॉल को इमेजिन कीजिए जो जमीन पर अपनी रेस्ट पोजीशन पर है। ये हिल नहीं रहा है। मान लीजिए कि ये प्लेयर इस बॉल को अपने टीममेट को देना चाहता है जो पिच के दूसरी तरफ खड़ा है। वो ये कैसे करेगा? उसे इस बॉल को अपने टीममेट की ओर आगे बढ़ाना है, तो वो अपने टीममेट की दिशा में बॉल को किक करेगा। जब उसने बॉल को किक किया, हम कहेंगे कि उसने फुटबॉल पर फोर्स लगाई। हाँ, किक और कुछ नहीं बल्कि बॉल पर फोर्स अप्लाई करना हुआ। अब मान लीजिए कि हमारे पास पॉइंट ए पर डेस्क है। एक आदमी इस डेस्क को पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ ले जाना चाहता है। फिर वो इसे कैसे करेगा? यहां वो इस डेस्क को पॉइंट बी की तरफ पुश करेगा, यानी कि धक्का देगा। इस केस में हम कह सकते हैं कि आदमी ने डेस्क पर फोर्स अप्लाई की है उसे शिफ्ट करने के लिए। यहां पुश करना वो फोर्स है जो आदमी ने डेस्क पर लगाई है। इसी तरह जब आप किसी सामान को टेबल पर से उठाते हैं, तब हम कहते हैं कि हमने उस सामान पर फोर्स अप्लाई की है। यहां पर जो फोर्स हमने अप्लाई की है वो लिफ्टिंग है। तो फोर्सेस और कुछ नहीं बल्कि एक्शंस है जो एक ऑब्जेक्ट पर किया जाता है, जैसे कि किक करना, पुश करना, लिफ्ट करना एक्सेट्रा। ऐसे और बहुत से एक्शंस होते हैं जो हम करते हैं। कुछ हम पहले ही देख चुके हैं और कुछ हम नीचे देखेंगे। जब हम साइकिल की सवारी करते हैं तब हम लगातार पेडल करते हैं ताकि वो मोशन में रहे। यहाँ पर पेडल करना एक फोर्स है जो हम साइकिल पर अप्लाई कर रहे हैं। हथौड़े को कील पर मारना, ये भी कील पर फोर्स अप्लाई करना है। क्या होगा अगर हम मूव होते हुए बॉल को रोक लें? हाँ, बॉल को रोकने का मतलब यही है कि हमने उस पर फोर्स अप्लाई की है। ड्रॉअर को खोलना, गिटार की स्ट्रिंग को छेड़ना, चेस बोर्ड पर पीसेस को मूव करना, ये सब कुछ और एक्शंस हैं जो हम ऑब्जेक्ट्स पर करते हैं। यानी कि ये सारे एक्शंस जो ऑब्जेक्ट्स पर परफॉर्म करते हैं वो और कुछ नहीं बल्कि फोर्स अप्लाई करना है। लेकिन ये कुछ आसान से एक्शंस हैं जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स पर परफॉर्म कर सकते हैं और ये पॉसिबल नहीं है कि हम हर एक को लिख सकें। लेकिन हम इन सभी एक्शंस को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, पुशिंग एंड पुलिंग। फॉर एग्जाम्पल, जब हम ड्रॉअर को खोलते हैं, हम सिर्फ ड्रॉअर के नॉब को पुल करते हैं उसे खोलने के लिए। इसी तरह जब हम पानी से भरी हुई बकेट को कुएं में से निकालते हैं या लिफ्ट करते हैं, तब हम बकेट को अपनी तरफ पुल करते हैं। वो कौन से एक्शंस होते हैं जिसे हम पुशिंग के अंडर डिस्क्राइब कर सकते हैं? एक्शंस जैसे कि बॉल पास करना, हथौड़े से कील पर मारना एक्सेट्रा, ये सारे पुश करने के एग्जाम्पल्स हैं। क्या कोई एक्शंस हैं जो दोनों के अंडर डिस्क्राइब किए जा सकते हैं? जी हाँ, होते हैं। मान लीजिए कि टेबल पर किताब है। आप उसे या तो अपनी तरफ पुल कर सकते हैं या तो दूसरी तरफ पुश कर सकते हैं। इसीलिए हिलाए हुए ऑब्जेक्ट्स को दोनों कैटेगरी के अंडर डिस्क्राइब किया जा सकता है। इसी तरह एक दरवाजे को ओपन या शट करना भी दोनों कैटेगरी के अंडर डिस्क्राइब किया जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि फोर्सेस और कुछ नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट्स पर लगाया गया पुश या पुल है। फोर्सेस बॉडीज या ऑब्जेक्ट्स के बीच में हुए इंटरैक्शन के कारण होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसके लिए हम इस वीडियो के अपने पहले एग्जाम्पल की तरफ वापस जाते हैं। यहां बॉल को अपने टीममेट को पास करने के लिए प्लेयर को उसे हिलाना होता है, या फिर कहें उस बॉल के साथ इंटरैक्ट करते हुए टीममेट की दिशा में मूव करना होता है। वो बॉल के साथ किक करते हुए इंटरैक्ट करता है। बॉल और प्लेयर इसी प्रकार एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में डेस्क को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करने के लिए उसे डेस्क के साथ इंटरैक्ट करना होगा। इस इंटरैक्शंस के बारे में हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। अब जब हम क्लियर हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ कि फोर्स क्या होती है, हम उसकी डेफिनेशन आपके सामने लाते हैं। यह बताता है कि फोर्स एक ऑब्जेक्ट पर पुश या पुल होती है जो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरैक्शन की वजह से होती है। अगले लेसन में हम इंटरैक्शंस के बारे में और भी कई बातें करेंगे। फिर मिलेंगे। पिछले वीडियो के आखिर में हमने किसी भी दो बॉडीज के बीच में होने वाले इंटरैक्शन के बारे में समझाया था। जब भी दो बॉडीज इंटरैक्ट करती हैं, दोनों एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करती हैं।
लेकिन बॉडीज किस तरह इंटरैक्ट करती हैं? बॉडीज के बीच में हुए इंटरैक्शन बेसिकली दो तरह के होते हैं। पहला वो है जिसमें बॉडीज एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होती है, और दूसरा जिसमें वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं होती है। वो फोर्सेस जो प्रोड्यूस होती हैं जब बॉडीज एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होती हैं उन्हें कांटेक्ट फोर्सेस कहते हैं, और वो फोर्सेस जो प्रोड्यूस होती हैं जब बॉडीज एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं होती उन्हें नॉन कांटेक्ट फोर्सेस कहते हैं। कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में सोचना आसान है, लेकिन नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में सोचना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? जी हाँ, कुछ फोर्सेस ऐसी भी हैं जो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ऑपरेट करती हैं जब ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं होते हैं। हम नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। पहले हम कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कि आप प्यासे हैं और टेबल पर पानी से भरा हुआ ग्लास रखा है। इस ग्लास में से थोड़ा पानी पीने के लिए आपको ग्लास अपने मुंह की तरफ लिफ्ट करना होगा, यानी कि आपको ग्लास पर फोर्स अप्लाई करनी होगी। आप इस फोर्स को किस तरह अप्लाई कर रहे हैं? आप अपने हाथों से ग्लास को छू रहे हैं और उसे उठा रहे हैं। यहाँ आपका हाथ ग्लास के साथ कांटेक्ट में है, यानी कि जो फोर्स आप ग्लास पर अप्लाई कर रहे हैं वो कांटेक्ट फोर्स है। ये रहा एग्जाम्पल हमारे पिछले वीडियो से। ये प्लेयर अपने टीममेट की ओर इस फुटबॉल को पास करना चाहता है जो पिच के दूसरी तरफ खड़ा है। प्लेयर को फोर्स अप्लाई करनी होगी बॉल को किक करके। जब प्लेयर फोर्स अप्लाई करता है उसका पैर फुटबॉल के साथ कांटेक्ट में है, इसलिए ये फोर्स कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट फोर्सेस का दूसरा एग्जाम्पल ये भी हो सकता है डेस्क को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पुश करना या पुल करना। यहां हमारे हाथ डेस्क के कांटेक्ट में हैं। अगर हमें काजू खाना है तो क्या हम उसे निगलते हैं? हम उसे चबाते हैं, यानी कि हम अपने दांतों से फोर्स अप्लाई करते हैं। इस केस में हमारे दांत काजू के कांटेक्ट में हैं। इसी तरह कीबोर्ड पर कीज को प्रेस करना, फुटबॉल को सर से मारना, चेस बोर्ड पर पीस को मूव करना कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें हमारे बॉडी पार्ट्स ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट में होते हैं और उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। अब तक हमने जितने भी एग्जाम्पल्स देखे हैं उन सभी में हमारे बॉडी के पार्ट्स ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में है। हमारी बॉडी ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में होने से जो फोर्सेस जनरेट होती है वो मस्कुलर फोर्सेस कहलाती हैं। हमारी बॉडी की मसल्स एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होती हैं जब भी हम ऑब्जेक्ट्स पर फोर्स अप्लाई करते हैं। जानवर भी मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी फिजिकल एक्टिविटीज करने के लिए। बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए। बैलों को गाड़ी के साथ बांधा जाता है और फिर उसमें हम सामान रखते हैं। यहाँ बैल मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल करते हैं गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए। इसका मतलब यह है कि मस्कुलर फोर्स एक तरह की कांटेक्ट फोर्स है। मस्कुलर फोर्स के अलावा क्या और कोई कांटेक्ट फोर्सेस हैं? जी हाँ, हम इसे दूसरे वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में और बात करेंगे। कांटेक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक्ट करती है जब ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होते हैं। हमने पहले ही डिस्कस किया है कि मस्कुलर फोर्स क्या है। ये वो फोर्स है जो हमारी बॉडी में मसल्स के एक्शन से जनरेट होती है जब बॉडी फोर्स अप्लाई करती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर। मस्कुलर फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स है। इसके अलावा एक और कांटेक्ट फोर्स जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? बॉल को रोल करने की कोशिश करें हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस पर। आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि बॉल धीरे धीरे धीमी हो जाती है कुछ ही देर में और अंत में रुक जाती है। ऐसा क्यों हुआ? बॉल क्यों नहीं चलती रही एक ही डायरेक्शन में बिना रुके? इसके धीमे होने और अंत में रुक जाने की वजह फोर्स है जो सरफेस बॉल पर अप्लाई करती है जब वो बॉल मूव होती है। जी हाँ, सरफेस बॉल पर फोर्स अप्लाई करती है और इस फोर्स का डायरेक्शन उसके मोशन से ऑपोजिट है। इसलिए बॉल जब राइट की ओर ट्रैवल कर रही थी तब सरफेस उस पर लेफ्ट की ओर फोर्स अप्लाई कर रही थी। ये फोर्स जो सरफेस ने बॉल पर अप्लाई की है उसे कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या सिर्फ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बहुत ही अहम भूमिका निभाती है हमारी जिंदगी में। हम चल और दौड़ पाते हैं फ्रिक्शन की वजह से। ये किस तरह हमारी मदद करती है? जब हम आगे की ओर चलते हैं हम जमीन को पैरों से पुश करते हैं पीछे की दिशा में। इसके बदले जमीन फोर्स एक्सर्ट करती है आगे की दिशा में जो हमें आगे बढ़ाती है। ये फोर्स जो जमीन एक्सर्ट करती है वो और कुछ नहीं बल्कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है।
अब तक हमने जितने भी एग्जाम्पल्स देखे हैं उन सभी में एक फ्रिक्शनल फोर्स मौजूद होती है सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के बीच में। अब मान लीजिए कि एक नाव मूव हो रही है शांत लेक में। इस नाव को आगे बढ़ाने के लिए उसमें बैठे व्यक्ति को उसे लगातार धक्का मारना पड़ता है। अब अगर वो ये करना रोक दे, क्या नाव आगे बढ़ेगी? नहीं। जैसे रोल होती हुई बॉल सॉलिड सरफेस पर रुक जाती है, वैसे ही नाव भी पानी में रुक जाएगी। वो रुकेगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से, जो पानी और नाव के सरफेस के बीच में है, जो पानी के साथ कांटेक्ट में है। इन सभी एग्जाम्पल्स को जिन्हें हमने वीडियो में देखा है, आप उनसे क्या अंदाजा लगा सकते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में? क्या वो एक कांटेक्ट फोर्स है? हम पहले एग्जाम्पल में देखते हैं कि बॉल सरफेस के साथ कांटेक्ट में होती है और दूसरे एग्जाम्पल में पैर जमीन के साथ कांटेक्ट में था और आखिर में नाव पानी के सरफेस के साथ कांटेक्ट में थी। इस तरह हम आसानी से कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है। पर क्या फोर्स को एक्ट करने के लिए दो ऑब्जेक्ट्स के बीच कांटेक्ट जरूरी है? हम इसे देखेंगे अगले वीडियो में। अब तक हम कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ रहे थे। ये वो फोर्सेस हैं जिनमें ऑब्जेक्ट्स के बीच में कांटेक्ट जरूरी होता है ताकि उनके बीच फोर्स ऑपरेट हो। मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स, ये दो एग्जाम्पल्स हैं कांटेक्ट फोर्सेस के, जो हम पहले ही बता चुके हैं। क्या फोर्स होने के लिए ऑब्जेक्ट्स के बीच में कांटेक्ट होना हमेशा जरूरी है? चलिए पता करते हैं। एक बार मैग्नेट लेकर उसे टेबल पर रखते हैं। बार मैग्नेट क्या है? खैर, हम सभी को पता है मैग्नेट के बारे में। बार मैग्नेट एक आर्टिफिशियल मैग्नेट है जिसका आकार ऐसा होता है। एक लोहे की कील को बार मैग्नेट से कुछ दूरी पर रखते एक ही टेबल पर। अब इस बार मैग्नेट को कील की ओर इस तरह बढ़ाएं। धीरे धीरे मैग्नेट कील की ओर मूव करते रहे, पर इस बात का ध्यान रखें कि ये कील को टच न करे। आपने यहां क्या देखा? जब बार मैग्नेट कील के बहुत पास होता है, कील चुंबक की तरफ छलांग लगाकर उसे चिपक जाती है। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि मैग्नेट कील को अट्रैक्ट करता है और इस अट्रैक्शन के लिए किसी भी तरह के कांटेक्ट की जरूरत नहीं है। मैग्नेट ने कील को अपनी ओर पुल किया, इसके बावजूद कि वो कील के कांटेक्ट में नहीं था। इस मैग्नेट ने कील पर जो फोर्स लगाई है उसे मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्सेस का इस्तेमाल करने के लिए कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती है। इस फोर्स को हम कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। अगर आप इस मैग्नेट को अपने लोहे की अलमारी के नजदीक लाएं, आपको वही रिजल्ट मिलेगा। जैसे जैसे आप इस मैग्नेट को लोहे की अलमारी के नजदीक बढ़ाएंगे, मैग्नेट और अलमारी एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। हालांकि इस केस में मैग्नेट आपके हाथों में से निकलकर अलमारी पर जाकर चिपक जाएगा और ना कि लोहे की कील की तरह जहां कील मैग्नेट पर छलांग लगाता है। क्या मैग्नेटिक फोर्स के अलावा और भी नॉन कांटेक्ट फोर्सेस होती हैं? जब आप जमीन से कुछ ऊंचाई से किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं, जैसे कि प्लास्टिक की एक बॉल, वो सीधे जमीन पर गिर जाती है। ये जमीन की तरफ क्यों गिरती है? वो इसलिए क्योंकि पृथ्वी बॉल पर नीचे की दिशा में एक फोर्स एक्सर्ट करती है। पृथ्वी हमेशा ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचती है। ये फोर्स जो पृथ्वी किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सर्ट करती है उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फोर्स अट्रैक्टिव नेचर की होती है। अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जब आप एक नल खोलते हैं, पानी नीचे की ओर गिरना शुरू हो जाता है। ये पानी पर पृथ्वी के ग्रेविटेशनल पुल के कारण ही होती है। अब आप मुझे बताइए, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है? जी हाँ, हम हमारे एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं कि यहाँ पृथ्वी और ऑब्जेक्ट के बीच में किसी कांटेक्ट की जरूरत नहीं है इन्हें एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए। इसलिए कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। अगले वीडियो में हम नॉन कांटेक्ट दो गुब्बारे लीजिए और उन दोनों को एक्सपैंड कीजिए। एक गुब्बारे को धागे की मदद से हवा में लटका दीजिए, जैसे इस फिगर में दिखाया गया है। दूसरे गुब्बारे को पकड़िए जो धागे से बंधा हुआ है और इसे पहले गुब्बारे की ओर लाएं जो लटका हुआ है। आपने क्या देखा? क्या आपने किसी भी तरह की फोर्स देखी दोनों के बीच में? कुछ विशेष रूप से नहीं दिखा। अब जो गुब्बारा आपके हाथों में है उसे थोड़ी देर के लिए वूलन कपड़े से रब कीजिए। उसके बाद उसे फिर लटके हुए गुब्बारे के पास ले आइए। क्या आपने कुछ अलग देखा?
जी हाँ, दोनों ही गुब्बारे एक दूसरे की ओर आते हुए दिखाई देते हैं। हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है क्योंकि दोनों के बीच में फोर्स एक्ट कर रही है। ये फोर्स अट्रैक्टिव नेचर की होती है, लेकिन ये अट्रैक्टिव फोर्स कपड़े के रब करने से पहले मौजूद नहीं थी। कुछ तो हुआ होगा इस गुब्बारे को वुलन कपड़े से रब करने के बाद। हम कह सकते हैं कि इस गुब्बारे ने कुछ तो हासिल किया है कपड़े से रब होने के बाद। ये और कुछ नहीं बल्कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज कहलाता है। मैं फिर से दोहराता हूं, इस गुब्बारे को हमने वुलन कपड़े से रब किया, तब उसने चार्ज हासिल किया। अब ये गुब्बारा चार्ज्ड है और यही चार्ज जिम्मेदार है दोनों गुब्बारों के बीच में होने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए। लटके हुए गुब्बारे का क्या? हम उसे अनचार्ज्ड गुब्बारा कहेंगे क्योंकि उसके पास कोई चार्ज नहीं है। उसके पास कोई चार्ज नहीं है क्योंकि हमने उसे किसी भी चीज से रब नहीं किया है। अब लटके हुए गुब्बारे को भी वुलन कपड़े से रब कीजिए, वो भी चार्ज हो जाएगा। अब हमारे पास दो चार्ज्ड गुब्बारे हैं, दोनों को एक दूसरे के करीब लाएं। आपने क्या देखा? अब दोनों ही गुब्बारे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, यानी दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। वे एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं क्योंकि दोनों के बीच फोर्स एक्ट कर रही है, लेकिन यहां फोर्स रिपल्सिव नेचर की है। हम क्या साबित कर सकते हैं इन दोनों एक्सपेरिमेंट से? पहले केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद थी दोनों ही चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी के बीच, और दूसरे केस में फोर्स ऑफ रिपल्शन मौजूद थी दोनों ही चार्ज्ड बॉडीज के बीच। वास्तव में जब भी हम दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं, दोनों ही चार्ज हासिल कर लेती हैं। फिर ये चार्ज अट्रैक्ट या रिपेल करता है दूसरे चार्ज्ड या अनचार्ज्ड बॉडीज को जब उन्हें नजदीक लाया जाता है। चार्ज्ड बॉडी जो फोर्स एक्सर्ट करती है दूसरे चार्ज्ड या अनचार्ज्ड बॉडी पर, वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव नेचर की होती है। हम अपने दूसरी वीडियोस में इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस के बारे में और भी पढ़ेंगे। अब आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है या नहीं? जी हाँ, ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। हमने देखा कि गुब्बारों को एक दूसरे से दूर या नजदीक जाने के लिए कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं थी। यहाँ एक और एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पर कर सकते हैं। अपने बालों को कंघी से कुछ देर के लिए रब करें और फिर इस कंघी को कागज के कुछ छोटे टुकड़ों के पास लाएं। आपने क्या देखा? कागज के छोटे टुकड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं कंघी से। वे क्यों अट्रैक्ट होते हैं कंघी से? क्या आप इसकी वजह मुझे बता सकते हैं? जब आप कंघी से बालों को रब करते हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज हासिल करती है। कागज के छोटे टुकड़ों और कंघी के बीच में होने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए यही चार्ज जिम्मेदार होता है। लीजिए कि एक व्यक्ति इस डेस्क को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करना चाहता है, तो उसे मूव करने के लिए वो क्या करेगा? वो डेस्क पर एक फोर्स अप्लाई करेगा। ये फोर्स क्या है? क्या ये कॉन्टैक्ट फोर्स है? जी हाँ, इस डेस्क को पॉइंट बी तक ले जाने के लिए यहां इस व्यक्ति को अपने हाथों से पुश करना होगा, तो उसके हाथ डेस्क के साथ कांटेक्ट में है। लेकिन उसने डेस्क पर कितनी फोर्स अप्लाई की है? फोर्स की ताकत कितनी है जो उसने अप्लाई की है? फोर्स की ताकत आमतौर पर उसके मैग्नीट्यूड द्वारा एक्सप्रेस की जाती है। लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है? फोर्स का मैग्नीट्यूड केवल मेजर है कि कितनी फोर्स अप्लाई की गई है। यह सिर्फ एक न्यूमेरिक वैल्यू ही है। मान लीजिए कि उसने डेस्क पर 5 न्यूटन्स की फोर्स अप्लाई की है उसे पॉइंट ए से बी तक मूव करने के लिए। यहां नंबर 5 फोर्स का मैग्नीट्यूड है। यहां न्यूटन का क्या मतलब है? न्यूटन, जिसे कैपिटल N द्वारा डिनोट किया गया है, फोर्स का यूनिट है। जैसे हम मीटर या सेंटीमीटर में लंबाई मेजर करते हैं, वैसे ही फोर्स न्यूटन्स में मेजर की जाती है। यह एक महान व्यक्ति के नाम पर रखा गया है, आइजैक न्यूटन। ये क्लासिक मैकेनिक्स में उनके काम को सम्मानित करने के लिए किया गया था। अब मान लीजिए कि उसने डेस्क पर एक फोर्स अप्लाई की है उसे बी से सी तक मूव करने के लिए, और ये फोर्स 10 न्यूटन्स है। 10 अधिक है 5 से। फोर्स की ताकत उसे पॉइंट बी से सी तक मूव करने के लिए अधिक है ए से बी के मुकाबले में। डायरेक्शन भी फोर्स का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह हमें बताता है कि फोर्स
किस दिशा में अप्लाई की गई है। यहां अगर हम इन डायरेक्शंस को नाम देते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, तो हम देख सकते हैं कि व्यक्ति ने डेस्क को ईस्ट डायरेक्शन में ए से बी तक मूव किया था। बाद में उन्होंने इस डायरेक्शन में डेस्क को बी से सी तक मूव कर दिया। ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। उस व्यक्ति ने ईस्ट डायरेक्शन में 5 न्यूटन्स की फोर्स को अप्लाई किया था और बाद में उसने नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में 10 न्यूटन्स की फोर्स को अप्लाई किया। फोर्स के बारे में बात करते समय हमें दोनों के बारे में स्पेसिफाई करना होगा, डायरेक्शन जिसमें फोर्स एक्ट कर रही है और साथ में मैग्नीट्यूड भी। मैग्नीट्यूड बताता है कि कितनी फोर्स अप्लाई की गई है। क्या होगा अगर एक से ज्यादा लोग डेस्क को एक ही दिशा में पुश करें? इसका उत्तर और भी बहुत कुछ जानने के लिए हमारा अगला वीडियो जरूर देखें।